नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। फ्री विल होती है, नहीं होती है? क्या हमारी इच्छा शक्ति कुछ होती है? हम कुछ चॉइस ले सकते हैं अपने आप से? आज इन्हीं सब जटिल जो विषय है, जो प्रश्न है, उसको अनंत श्री से डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनिश श्री। प्रणाम। अनिश श्री, फ्री विल को लेके बातें बहुत होती हैं। कुछ लोग कहते हैं फ्री विल होती है, कुछ लोग कहते हैं फ्री विल एक इल्यूजन है। फ्री विल आपके दृष्टि में क्या है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर मनुष्य मुझे लगता है कि लंबे समय से चिंतन मनन करता रहा है। विज्ञान ने भी इस पर अपना चिंतन किया है, अध्यात्म ने भी किया है और फिलॉसफी ने भी इस पर अपना चिंतन किया है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे भीतर जीवन के बहुत सारे तल हैं, हमारी बहुत सारी वास्तविकताएं हैं और हर तल और हर वास्तविकता अपने ढंग से अपना काम करती है। तो बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में जब चले जाएंगे, जागतिक स्तर पर चले जाएंगे और हम उस टोटलिटी की समग्रता की दृष्टि से जब देखेंगे, तो फ्री विल एक इल्यूजन है, तो फ्री विल नहीं है। लेकिन जब हम और नीचे इंडिविजुअल के स्तर तक आएंगे, उसके व्यवहारिक तल तक आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल को टोटल फ्री विल है, उसको टोटल फ्री विल मिली हुई है। अब ये 2 सेंटेंस कहने के बाद जब हम इनको एक साथ कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, उसको टोटल फ्री विल मिली है, लेकिन अपने वास्तविक उद्देश्य में उसका कोई भी सार नहीं है, वो पर्पजलेस है। टोटल फ्री विल जो आप कह रहे हैं वो है क्या? इंसान के दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में उसको टोटल फ्री विल का मिलना अनिवार्य है। जैसे कि उठना, बैठना, चलना, काम करना, मिलना, व्यवसाय करना, जो हमारे दैनिक जीवन के इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप हैं, मानवीय संबंध हैं, उसमें ये टोटल फ्री विल का होना अनिवार्य है, जिससे कि वो चाहे तो अब अपनी बात आगे बढ़ा सकता है, चाहे तो रुक सकता है। उसको ऐसा ही लगेगा अभी के तल पर, मानवीय तल पर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बात में रुक सकते हैं, बात में आगे चल सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पॉज़ ले सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत मानवीय धरातल पर। लेकिन इसी बात को, अभी तो टोटल फ्री विल है, लेकिन इसी बात को जैसे ही हम लार्जर पर्सपेक्टिव देंगे, तो हमें दिखाई देगा कि ये रुकना, ये चलना और ये आगे बढ़ना, ये सब भी अभी की तात्कालिक परिस्थिति, इस चर्चा का उद्देश्य हमारी जेनेटिक कंडीशन, हमारी शारीरिक मानसिक इस समय की अवस्था, बाहरी परिस्थितियां, बहुत सारी चीज़ों पर वो निर्भर कर रहा होगा। टोटल फ्रीडम जैसे टोटल फ्री विल जो आप कह रहे हैं, अगर उसको डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं कि जो हम चाहते हैं उसमें चुनने की आज़ादी। हाँ, वही तो व्यक्ति चाहता है। हुँ, वही तो व्यक्ति चाहता है कि हमको आज़ादी चाहिए, तो हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है। तो उस आज़ादी में उसके पास टोटल फ्री विल है। अब जैसे हमको वोट डालना है, वोट डालने की आज़ादी है। हुँ, वोट ना डालने जाओ, इसकी भी आज़ादी है। कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा। हम स्कूल जाएँ, इसकी आज़ादी है, स्कूल ना जाएँ, इसकी आज़ादी है। स्कूल जाकर हम क्लास छोड़कर चले जाएँ, बंक मार दें, उसकी भी आज़ादी है। तो ये जो दैनिक जीवन का क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप में व्यक्ति के पास एक टोटल फ्री विल है, प्रोग्राम की तरह से, लेकिन ये प्रोग्राम्ड टोटल फ्री विल है। ये प्रोग्राम्ड है। हुँ। ये हमारी जीन और कंडीशनिंग के माध्यम से प्रोग्राम्ड करी गई है, लेकिन व्यवहारिक तल पर टोटल फ्री विल है। तो यहीं पर जो गुत्थी उलझती है, व्यक्ति को वो उससे सँभाले नहीं जाती। उसको एक तरफ तो दिखाई देता है हाँ, टोटल फ्री विल है। अभी तो आप कह रहे हैं कि अ, एक स्तर पर कि कोई फ्री विल नहीं, कि इल्यूजन है और अभी तो हम चाहें जो सो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल सरलता से सुलझाने के लिए व्यक्ति के सामने रखता हूँ कि हाँ, एक तल पर, इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशन के तल पर, डेली एक्टिविटीज़ के तल पर हम टोटल फ्री विल से प्रोग्राम्ड हैं। अब ये शब्द जैसे ही हम कहेंगे टोटल फ्री विल से प्रोग्राम्ड हैं, हुँ, तो फ्री विल वैसे भी नहीं रह गई। तो
मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि टोटल फ्री विल से प्रोग्राम्ड हैं, हम्म, तो अगर इसको हम लार्जर पर्सपेक्टिव से, जैसे आप जहाँ कह रहे हैं कि फ्री विल एक इल्यूजन है, हम्म, उस तरफ जाएं तो हम इसको कैसे उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को? हाँ, इसको देखिए ऐसे ऐसे एक उदाहरण से समझें कि कैसे फ्री विल है और कैसे उसका व्यवहारिक उपयोगिता नहीं भी रह जाती है। जैसे हमारे देश में अभी कुछ साल हुए एक नोटबंदी हुई थी। हम्म, सारे जो करेंसी नोट चल रहे थे 1500 के बंद हो गए। देश की सत्ता ने तय किया, बंद कर दिया उनको। उसी समय एक व्यक्ति था जो उस रात इस अनाउंसमेंट से पहले उसने 2 सूटकेस, एक 1000 रुपए का नोट का भर के, एक 500 रुपए का नोट का भर के रखा हुआ था। जैसे भी उस लाया होगा और उस घोषणा से पहले वो कोमा में चला गया। फिर लंबे समय कोमा में पड़ा रहा। नए नोट आ गए, सब व्यवस्थाएं बदल गईं, लेकिन उसको इसकी जानकारी नहीं हुई। फिर जब वो कोमा से बाहर आया तो अपने घर गया, उसने अलमारी खोली, दोनों सूटकेस खोले और एकदम से उछल पड़ा, वाह! मेरे पास तो 2 सूटकेस नोट हैं, 1000 के, 500 के। और अभी वो सूचनाओं से दूर था, उसको कोई सूचना मिली नहीं, तो सीधे लेके बैंक पहुंचा कि हमारे नोट हैं, इनको जमा करवा दीजिए। तो बैंक मैनेजर ने उसे कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई। उसने कहा बैठो, अभी बात करते हैं। उन्होंने कहा कोई तकलीफ़ है तुमको? उसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में था, कोमा में था, अभी अभी मैं वापस आया हूँ। तो बैंक मैनेजर ने फिर करुणा से उससे कहा कि देखो भाई, तुम कोमा में थे इसलिए तुमको सूचना नहीं मिली, अब ये नोट बंद हो चुके हैं, इनकी ज़ीरो वैल्यू है। तो यहाँ पर फ्री विल को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, क्या उस व्यक्ति के पास नोट थे? हाँ, नोट थे उसके पास, हाँ, लेकिन उनकी नेट वैल्यू क्या थी? जीरो। ज़ीरो थी। तो हमारे पास क्या फ्री विल है? हाँ, है, लेकिन उनकी नेट वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। जैसा अभी आपने जो एग्जांपल दिया है, उस बेसिस पे अगर हम देखें तो रिजल्ट को देख के हम फ्री विल कह सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए जो फ्री विल कहते हैं कि जो फ्री विल एग्जिस्ट करती है, उनका ये बोलना होता है कि जो मर्डरर होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, अगर वो मर्डर कर दें, रेप कर देते हैं, तो अगर फ्री विल एक इल्यूजन है तो उनको सजा तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये चीज़ इस पर एक डिबेट का विषय होता है कि अगर हम इस तरह से चलेंगे, तो यहाँ पर 2 सिद्धांत बनते हैं। एक डिटर्मिनिज़्म का सिद्धांत बन जाता है और एक फ्री विल का सिद्धांत बन जाता है। डिटर्मिनिज़्म का सिद्धांत कहता है नियतिवाद, सब कुछ पहले से ही तय है। तो ये भारत में बहुत पहले से सिद्धांत रहा है और कई सारे बुद्धों ने इस पर अपनी देशना रखी है। और भगवान बुद्ध के समकालीन भी मक्खली गोशाल हुआ करते थे, तो मक्खली गोशाल ने भी इसी दर्शन को आगे बढ़ाया था, नियतिवाद के, कि सब कुछ पहले से तय है, प्री डिटरमाइंड है। और इससे क्या होता है कि उनका ये मानना होता है कि हर घटना पहले की घटना से प्रेरित है। हर घटना के पहले कोई घटना है और वो घटना और वो कारक, वो फैक्टर, वो सब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक घटना जब व्यक्ति की घट रही है तो वस्तुतः वो पहले की जो घटनाएँ हैं, पूर्ववर्ती घटनाएँ, उनके परिणाम के स्वरूप आ रही है। तो व्यक्ति ने सचमुच में नहीं किया, तो वो कहते हैं फिर ये कोर्ट, जजमेंट, न्याय, पुलिस, इन सबको हम फिर हटा सकते हैं। ये उनकी सोच है, क्योंकि व्यक्ति ने नहीं किया। हम गहरे तल पर जाएँगे तो हाँ, बिल्कुल ठीक है, व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन व्यावहारिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, व्यावहारिक कार्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज इसको ऐसे ही लेकर चलेगा। समाज इसको गणित के उस सूत्र की तरह से हल करेगा हमेशा, जिसको हम कहते हैं कि माना कि A इज इक्वल टू बी। तो समाज की व्यवस्थाएं ऐसे मान के चलेंगी कि एज इफ यू हैव फ्री विल, यू हैव एक्टेड एज इफ यू हैव फ्री विल। और मनुष्य को भी यही मान के चलने में बड़ी आसानी होगी कि वो काम करेगा सब कुछ ऐसे ही कि एज इफ ही हैज फ्री विल, उसके पास है, लेकिन वस्तुतः नहीं है। तो यहाँ पर डीपर डीपर साइड में जाएंगे तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन हम सतह पर बहुत आगे आगे आएंगे तो लगेगा कि जिम्मेदारी थोड़ी दी जा सकती है।
और जिम्मेदारी लेने के लिए व्यक्ति तैयार भी है, उसको लगता भी मैंने किया था सतह पर, तो सतही मैनेजमेंट बहुत कुछ किया जा सकता है। सतही मैनेजमेंट को करने के लिए ये सब कानून व्यवस्था है। तो इसीलिए ये सिद्धांत जब बना और आज के समय तक कानून व्यवस्थाएं लागू ही रहीं, न्याय व्यवस्थाएं लागू ही रहीं, क्योंकि हम ऊपरी सतह को मैनेज करने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ आएगी। अगर हम ये मानकर देखेंगे कि व्यक्ति के पास फ्री विल नहीं है और वो पूरी तरह से अपनी पूर्ववर्ती घटनाओं से प्रेरित होकर चल रहा है, तो कर्म का सिद्धांत गिर जाएगा पूरी तरह। और दूसरे जो धर्म हैं जहाँ पर और तरह की मान्यताएं हैं, जजमेंट डे और कयामत का दिन जैसी बातें हैं, वो भी गिर जाएंगी। जजमेंट डे, किसका जजमेंट करोगे? जब किसी ने कुछ किया ही नहीं तो जजमेंट काहे का होगा? और कर्म, जब किसी ने कुछ किया ही नहीं तो कर्म बना किसका? तो कर्म का सिद्धांत भी इसीलिए बड़ी जटिलता लिए हुए है। जैसे ही उसको हम लार्जर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कर्म का सिद्धांत वाष्पीभूत हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, अर्थात रियलिटी की अलग लेयर से देखेंगे, रियलिटी की डीपर लेयर से देखेंगे, तो कोई कर्म नहीं है, अकर्ता हो गया। रियलिटी की सुपरफिशियल सतही सतह से देखेंगे तो कर्ता था, क्योंकि कर्ता ने अपने को मान रखा था कि मैं कर रहा हूं, तो इसलिए उसमें मैनेजमेंट होगा। तो कानून व्यवस्थाएं इसलिए बनी रहेंगी हमेशा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपने सही दिया कि फंक्शनलिटी के लिए तो एक टोटल फ्री विल जरूरी है। हाँ, जिससे फंक्शनल मतलब वर्क एबिलिटी के लिए जो भी काम है वो हो सके। अगर लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं, उस सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे गिरने लगेंगे। एग्जैक्टली वही बात है कि यहाँ पर ये बात समझने की है। यहाँ पर वो मानसिक धरातल का यहाँ पर जो रोल है, भूमिका, वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। यहाँ पर उस वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं हो जाती कि है कि नहीं। विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो विज्ञान भी कमोबेश यही मानता है कि सब तय है, कोई फ्री विल नहीं है, वो डिटर्मिनिज्म में चला जाता है। क्योंकि कोई विज्ञान का सिद्धांत हमारे मन के अनुसार नहीं बदलता। जो सिद्धांत विज्ञान का बन गया है वो सिद्धांत उसी अनुसार अपना काम करेगा, वो बदलेगा नहीं हमारे मन के अनुसार। तो और वो कहेगा कि घटनाएं जब घटी तो जैसे हम पीछे गए, बिग बैंग के कॉन्सेप्ट को ही अगर हम मान के चलें, जो कि कॉन्सेप्ट है, वहां की कॉन्सिक्वेंसेज ने कुछ अगली कॉन्सिक्वेंसेज का निर्माण किया। फिर बिग बैंग को ही अगर हम देखेंगे थोड़ा और पीछे खड़े होकर, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ने उस कॉन्सिक्वेंस को बनाया था, उस परिस्थिति को। बिग बैंग की परिस्थिति ने कुछ और परिस्थितियों को बनाया, फिर कुछ और परिस्थितियों ने कुछ और परिस्थितियों को बनाया। तो एक धक्का चलता रहा, एक चीज दूसरी चीज को धक्का देती चली गई, और फिर उसी कार्य कारण के सिद्धांत और उसी पुश इफेक्ट के चलते हुए जीवन का निर्माण हुआ। जीवन के निर्माण में भी जब व्यक्ति को हम देखेंगे, मनुष्य तो बहुत बाद में इवॉल्व हुआ। शुरुआत में जो चेतना के स्तर थे वो भी उसी जो डिटर्मिनिज्म है, उसी सिद्धांत से विकसित होते चले जा रहे थे, क्योंकि उतनी चेतना की जरूरत उस एक कोशिकीय प्राणी को नहीं थी। अभी जितनी मछली को चेतना की जरूरत है उतनी मनुष्य को नहीं है, जितनी मछली को है उतनी पेड़ पौधों को नहीं है। तो वो चेतना भी एक तरह से उस सब टोटलिटी के जोड़ का बाई प्रोडक्ट होती चली जाएगी। तो यहाँ पर फिर तो सब तय हो गया। तो व्यक्ति करता नहीं रह जाता। जब मैं कहता हूं करता नहीं, तो डीपर साइड पे करता नहीं है। अब डीपर साइड पे जब वो करता नहीं है, इसको समझ लेता है, तो वो अपने फंक्शनल चीज को एक ड्रामा की तरह, एक लीला की तरह ले सकता है। ये तो आपने ऐसा समझा दिया कि एक डिबेट लगता है खत्म हो गया। जैसे एक डिबेट चलती थी फ्री विल है कि नहीं है, एक डिबेट चलती है कि डिटर्मिनिज्म है और फ्री विल में क्या रिलेशन है। ये एक खत्म सा लगता है। खत्म है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, हम दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं कि क्या फ्री विल है, पूरी फ्री विल है, लेकिन उसकी नेटवर्थ कुछ भी नहीं है,
क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव पर वो फ्री विल नहीं है। अभी जैसे हम कंप्यूटर के प्रोग्राम में चले जाएं, अब एआई आ गया, एजीआई आ गया, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो अब जब एजीआई के थ्रू आप फंक्शन करेंगे, जो आने वाले रोबोट्स और ये सब होंगे, तो उसमें व्यक्ति को दिखाई देगा वो निर्णय भी ले रहे हैं, वो सोच भी रहे हैं, लेकिन उनकी मूलभूत सत्ता तो प्रोग्रामिंग पर खड़ी है। आप एक स्विच दबाकर उस सारे मशीन को बंद कर सकते हैं, सारी प्रोग्रामिंग को। अब मान लो हमारे पास 10 साल की प्रोग्रामिंग करके किसी हमने रोबोट को, जो ह्यूमनॉइड भी अभी तैयार हो रहे हैं, आने वाले वक्त में जब बन जाएंगे, उनकी कास्ट भी कम हो जाएगी तो घरों में भी दिखने लगेंगे, तो उनमें 10 साल की पूरी डेटा की फीडिंग कर दी गई। उनमें हमने अपने देश की सारी रेसिपीज फीड कर दी कि कौन चीज़ कैसे बनती है, इडली कैसे बनती है, रोटी कैसे बनती है, चाय कैसे बनती है, सब हमने फीड कर दिया टोटल। और उसको एजीआई से हमने प्रोग्राम कर दिया, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस से। हमारे घर आया, उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया सब। अब उसका देखना तो कैमरे से ही देखना है। उसने देखा सुबह जो सर हैं वो चाय पीते हैं, या सुबह सर कॉफ़ी पीते हैं, या सुबह वो जूस लेते हैं, सुबह नाश्ते में ये खाते हैं, दोपहर में ये खाते हैं। तो वो सोचने लगेगा, तो वो कहेगा कि अच्छा आज हम कॉफ़ी बना देते हैं, आज आपके लिए पोहा बना देते हैं, आज खाने में आप क्या खाएंगे, आज कढ़ाई पनीर बना देते हैं, आज खाने में आपको अरहर की दाल बना देते हैं। हमको लगे तो बड़ो बिल्कुल हमारे घर वालों की तरह सोच रहा है, लेकिन वो ऐसा सच नहीं सोच रहा है। वो इतने बड़े प्रोग्राम से प्रोग्राम्ड है, और ऑब्जर्वेशन से जनरेटिव इंटेलिजेंस भी उसने डेवलप करी कि इससे इससे ये होता है, इससे ये होता है। लेकिन अल्टीमेटली तो वो मशीन है, अल्टीमेटली वो मशीन है। हम जब चाहें उसका पावर ऑफ कर देंगे, मशीन काम करना बंद कर देगी। तो ये स्थिति मनुष्य की भी है। मनुष्य भी एक स्तर पर बायोलॉजिकल रोबोट ही है। बायोलॉजिकल रोबोट है, और जैसे आपने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया कि उसमें प्रोग्रामिंग हम चेंज कर सकते हैं, वैसे हम अपनी अप टू डेट कंडीशनिंग बदल सकते हैं। हाँ, अब देखो क्या है, इंसान को लगता है मैं सोच रहा हूँ, लेकिन हमारा सोचना हमारे जीन और हमारी कंडीशनिंग इन सब पर निर्भर कर रहा है। कौन क्या सोच रहा है, उसने किन किन परिस्थितियों का भी सामना किया था, उसने क्या क्या देखा था, उसका एक्सपोजर क्या क्या हुआ था, उसके जीन में क्या क्या चीज़ें ऐसी प्रोग्राम हुई थी, उन सब के कॉम्बिनेशन से उसकी एक सोच बनेगी। तो उसको लगेगा मैंने ये सोचा, लेकिन उसने सोचा नहीं, उन सारे वातावरण ने, उन सारी चीज़ों ने उस सोच को एक्टिवेट कर दिया। तो मशीन ही हुई ये चीज़, अल्टीमेटली मशीन है। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि नॉन डूअर, व्यक्ति कुछ भी करता नहीं है, तो लगता है मैं तो कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल कर रहे हो, लगता है कि ऐसा कर रहे हो, लेकिन ऐसा सच नहीं कर रहे हो। जो अलर्टनेस होती है, जो इंट्यूशन होता है, अगर उससे हम फ्री विल को रिलेट करें तो कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, इंट्यूशन भी देखा जाए उसी लार्जर प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। मतलब जहां पे फ्री विल इल्यूजन है, या जहां टोटल फ्री विल है? इंट्यूशन उस जोन से आता है जहां कोई फ्री विल नहीं है। इसीलिए इंट्यूशन कभी भी हमारे पकड़ के दायरे में नहीं होता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हम अभी इंट्यूशन लाकर बात करते हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि हम सोच कर बात करते हैं। सोच कर बात करने में फिर भी वो प्रोग्रामिंग हमारी रीच में है, और इंट्यूशन और डीपर लेयर में चला गया। वो हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल को टच कर रहा है। अब कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस की भाषा में, उस दृष्टि में भी बात करें तो क्या होगा? मनोविज्ञान इस पर हमेशा से कहता रहा कि जो चेतन है, आइसबर्ग की तरह जो उसकी टिप है वो है, और बाकी जो बड़ा हिस्सा सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है समंदर में, वो उसका एक हिस्सा अवचेतन है, सबकॉन्शियस, और बहुत बड़ा हिस्सा अचेतन है। तो इंट्यूशन प्रायः उस अवचेतन से, सबकॉन्शियस से आते हैं, वो डीपर साइड। इसीलिए उन तक हमारी रीच भी नहीं है, हम पकड़ भी नहीं सकते उनको। अक्सर कई लोग कहते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे देख रहा था अभी की, तो उसमें ये लोग कुछ बोल रहे थे कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो
डिसीजन जो होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा पहले ही ले लिया जाता है। तो ये बात मतलब वो किस तरीके से कह रहे हैं? इस पर एक रिसर्च हुई थी बेसिकली, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और न्यूरोसाइंस के लोग थे, उन्होंने इस पर एक रिसर्च करी थी। तो उन्होंने एफएमआरआई मशीन्स और ईईजी वगैरह सबका यूज करके व्यक्ति को देखा था। तो उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट दिए, मान लीजिए वो कोई कार्ड उठाने के लिए कह रहे हैं या कोई चीज़, कोई बटन पुश करने के लिए कह रहे हैं या कोई चीज़ सामान रख दिया, उससे कहा तुमको एक डिसीजन लेके काम करना है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो कोई डिसीजन लेता है कि उसको ये स्विच ऑफ करना था या ऑन करना था, ये कार्ड उठाना था, रखना था, तो उन मशीनों के माध्यम से उन्होंने देखा कि बस माइक्रो सेकेंड्स या 1 सेकंड पहले उनके मस्तिष्क में एक न्यूरल एक्टिविटी बढ़ती है। तो वो न्यूरल एक्टिविटी बढ़ती है, वो उनको ट्रिगर करती है और उसके बाद वो चीज़ घटना के रूप में आती है। उसको वो चेतन पर जब महसूस कर रहा है क्रिया में, तो वो पहले ही एक्टिवेट हो चुकी है, वो पहले ही एक्टिवेट हो चुकी। लेकिन ये बात भी जो है ना, ये दूसरा दायरा इसका है। जिस तरह से लोग इसको पेश करते हैं, मैं उसको वैसे नहीं देखता। मैं कह रहा हूँ ये टोटैलिटी का एक फंक्शन हमको देखना पड़ेगा और यहाँ पर हमको मन, चेतना, शरीर, इन सब के कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा। अब जब मैं ये हाथ उठाने को सोचता हूँ और उठाता हूँ, तो हाथ उठाना एक्टिविटी बाद में आती है और उसके पहले ही हमारे भीतर उसकी एक्टिविटी बन चुकी होती है, हाथ उठाने की। ये वैसी ही घटना है कि कुछ की स्पीड स्लो है और कुछ की स्पीड तेज है, लेकिन वो साइमल्टेनियस हो रही हैं। वहाँ पर दिखाई दे रहा, वो पहले हुई, वो बाद में हुई। हालाँकि ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि ये डिटर्मिनिज़्म में नहीं आया, वो आ गया। ये बादल गरजने और बिजली चमकने जैसी घटना है। वैज्ञानिक रूप से हम जानते हैं दोनों घटनाएँ एक साथ होती हैं। बिजली चमकी, प्रकाश की रफ्तार तेज है, वो तो हमको तुरंत पकड़ में आ गई। ध्वनि की जो गति है वो भिन्न है, तो वो उसके जो गर्जन है वो हमें थोड़ी देर में सुनाई दिया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बादल गरजने से पहले बिजली चमकती है। बिजली और बादल दोनों एक साथ हुए, लेकिन हमारे एहसास के तल पर, हमारे महसूस करने के तल पर वो बाद में आए। तो अब ये देखने का केवल नज़रिए का भेद है कि न्यूरल एक्टिविटी फास्ट हुई और फिजिकल एक्टिविटी बाद में आई, क्योंकि न्यूरल फिजिकल की स्पीड में फ़र्क है, उनकी स्पीड में फ़र्क है। इन्हें वो साइमल्टेनियस हैं, वो साइमल्टेनियस हैं। लेकिन इसका और अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव देखेंगे, बृहद स्वरूप देखेंगे, तब क्या है कि किसी भी घटना के होने के पहले एक बहुत व्यापक स्थिति बन चुकी है। मैं ये हाथ उठाऊँगा, मैं ये शब्द बोलूँगा, इसके पहले इसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर सक्रिय हो चुकी है, जिसमें हमारी न्यूरल एक्टिविटी भी शामिल होगी, जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी शामिल होगी और बहुत सारी एक्टिविटी शामिल होंगी। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहता रहा हूँ हमेशा कि ये मैं जो बोल रहा हूँ, अब इस पॉडकास्ट में तो दिखाई देने में प्रैक्टिकली यही दिखाई देगा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन न जाने किस हृदय में, न जाने किन हृदयों में ये बात सुनने की जिज्ञासा उठी होगी। उस उठी हुई जिज्ञासा ने हमको ये बोलने के लिए एक तयशुदा पृष्ठभूमि दी होगी, तुमको पूछने के लिए पृष्ठभूमि दी होगी। तो हम ऐसी ऑर्गेनिक यूनिटी में हैं, जिसमें ट्रिगर पॉइंट कहाँ पर है ये हम जानते नहीं। अभी जैसे इस पर वही बात है, भौतिक विज्ञान और क्वांटम और इन सबके उसमें लोग बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि क्वांटम का एक जो और सिद्धांत आता है, तो क्वांटम की विशेषज्ञता तो देखिए बड़े-बड़े वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन मोटे जो हम लोग अभी समझते हैं, वो कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है। कुछ पार्टिकल इंटेंगल्ड हो जाते हैं तो उनकी एक उनका जो स्फीयर बन जाता है, उनकी फील्ड क्रिएट हो जाती है। फिर वो कितने भी दूर चले जाएँ, उनको कितने भी दूर रख दिया जाए उन पार्टिकल्स को, अगर उनका एंटेंगलमेंट क्रिएट हो गया है, तो एक ही जैसा रिस्पॉन्स करेंगे, वही रिस्पॉन्स करेंगे। भारत में हम इस चीज़ को हमेशा जानते रहे हैं कि हम एक ही चेतना है। आप भी अक्सर कहते हैं कि हम सब जुड़े ही हुए हैं। जुड़े हुए हैं, कलेक्टिव माइंड है ये, कलेक्टिविटी है। तो वो एंटेंगलमेंट कहीं उठा, उसने एक्टिवेट किया इस बात को, उसने एक्टिवेट किया इस सब्जेक्ट को, उसने एक्टिवेट किया इस आंसर को। तो एज़ सच जो हमने बोला,
वो न्यूरल एक्टिविटी के पहले भी कहीं एक्टिवेट हो चुका है। ये तो आपने उसका और डीपेस्ट जो लेयर उसको खोल दिया, और डीपर है। नहीं तो अक्सर लोग इसी बात से फ्री विल को एक इल्यूजन बना देते हैं, एक बहुत सतही लेवल देखा जाए वो है। इसीलिए मैंने कहा रियलिटी के बहुत लेवल्स होंगे, और इवन वो उस लेवल से भी पीछे चीज चली जाएगी कि जब वो 10,000 लाख जो भी मन हो सकते हैं जिन्होंने उसको अंदर जिज्ञासा के तौर से लिया था, उसके पहले भी अस्तित्व में ये चीज बन चुकी थी उन हृदयों के लिए जिनके भीतर ये अभी प्यास उठने वाली है। तो उस उठने वाली प्यास ने इन एक्टिव माइंड जो बॉडी माइंड थे, इन एक्टिव बॉडी माइंड को इनपुट दे दिया, क्योंकि ये एक्टिव थे, एक्टिव को मिल गया। लेकिन बहुत सारे बॉडी माइंड अभी पैसिव थे जो जागेंगे। जैसे ये ऐसी तरह से एक्टिविटी होती है कि घर में अभी घर के 4 सदस्य थे, वो अलग अलग समय पर सोकर उठते हैं, और घर में जो भी गृहिणी है वो नाश्ता बनाने गई, उसने सबके लिए नाश्ता बना कर रख दिया। कोई 7 बजे उठा उसने खाया, कोई 8 बजे उठा उसने खाया, कोई 9 बजे उठा उसने खाया। तो उसने 7 बजे वाले को ही टारगेट में नहीं रखा था, उसने 8 बजे वाले को भी रखा, उसने 9 बजे वाले को भी रखा था टारगेट में। तो जो 9 बजे वाला उठेगा उसको भी वो चीज मिलेगी। तो अस्तित्व में ये अभी पोटेंशियली जो अभी एक्टिवेट बॉडी माइंड हो गए उनको इनपुट मिला, और जो अभी फ्यूचर में एक्टिवेट होंगे उनका भी इस पर प्रेशर है, क्योंकि गृहिणी को या माँ को तो दिखाई दे रहा है जो घर में खाना बनेगी ये भी 9 बजे उठेगा। लेकिन अभी इस बातचीत को अभी हम लोग मान लीजिए शेयर करेंगे तो तुमको पता होगा कि ये ऑडियंस सुनेगा, लेकिन ये तो नहीं पता है कि 5 साल बाद कौन ऑडियंस सुनेगा। क्या ये संभव नहीं है कि हम आज की बातचीत उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो 5 साल बाद इसको सुनने वाले हैं? कितने छोटे से एग्जाम्पल से पूरी फ्री विल और इन सब चीजों को समझा जा सकता है। समझा, छोटे उदाहरण है। स्टीफन हॉकिंग जो भौतिक विज्ञानी थे वो भी यही कहते थे कि लाइफ इज टोटली प्री डिटरमाइंड। लेकिन क्या प्री डिटरमाइंड है ये सीमित मानवीय मन कभी नहीं जान सकता। डिटर्मिनिज्म वाले में हम लोगों ने बात तो की थी इस चीज की। हम जान नहीं सकते इस चीज को। लेकिन अभी ये जो भोजन वाली बात है, इससे देखें कि उसकी कॉम्प्लिकेशन, जटिलता कितनी व्यापक है। लेकिन उस जटिलता को हम ऐसे समझ सकते हैं सरलता से, आज की घटना आज के लिए नहीं है, वो बहुत सारे पीछे के आगे के जो भी इनपुट्स हैं उनको साथ में लेके ये इंटेंगलमेंट है बहुत व्यापक। एक बुद्ध के लिए और एक जो आम लोग होते जैसे हम लोग हैं और आपके लिए कि टोटल जो फ्री विल है उसकी डेफिनेशन क्या बदल जाती है? बस इतना बदलता है। इसीलिए बुद्धत्व को मैंने हमेशा बहुत साधारण घटना कहा है। बुद्धत्व की घटना वो है कि वो जानता है कि वो सोर्स है, और वो हमेशा ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो बॉडी माइंड है। एज इफ का बड़ा स्पष्ट उसका सारा मसला हो जाता है। जो अभी उस अवेकनिंग में नहीं है, उस बोध में नहीं है जिसको हम बुद्ध कहते हैं, वो अभी इस चीज को जानता नहीं है ठीक से, और वो कंफ्यूज होता रहता है। वो सोचता रहता है कि पता नहीं है कि नहीं है, मैं कर पा रहा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फ्री विल है या सब कुछ तय है या पीछे से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। एक बुद्ध है वो जानता है क्या, यस आई हैव टोटल फ्री विल, उठने बैठने की, खाने पीने की, सब चॉइस की टोटल फ्री विल है एज ए प्रोग्राम। लेकिन इन डीप डाउन देयर इज नो फ्री विल, गहराई में कोई फ्री विल नहीं, वो जानता है। और उसके दोनों से कोई क्रियाकलाप प्रभावित नहीं होते, दोनों साइमल्टेनियस एक ही साथ चल रहे होते हैं स्मूथली। इसीलिए उसके ऊपर कर्ता का कोई दबाव नहीं है, वो टोटल नॉन डूअर स्टेट में चलता रहता है। इसको भी जैसे जो आप कॉन्सेप्ट देते हैं पर्सनलाइजेशन का, इम्पर्सनलाइजेशन का, उससे भी तो समझ सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। एक बुद्ध है जो इम्पर्सनल नेचर को भली भांति जानता है, लेकिन वो जीता पर्सनल नेचर में ही है, क्योंकि पर्सनल नेचर के सिवा जीने का कोई उपाय नहीं है। तो जिएगा वो पर्सनल नेचर में, लेकिन इम्पर्सनल नेचर को जानता है एक डीप डाउन विजडम की तरह। लेकिन कभी कभी इसमें दुर्घटना क्या होती है वो चीज भी समझने वाली है। जो लोग किताबी ज्ञान सीख लेते हैं अद्वैत का और इन सब बातों का और नॉन डुअलिटी और ये सब एक ही चेतना का, तो वो ऐसी स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल बकवास में पड़ जाते हैं, मम्बो जम्बो जिसको मैं कहता हूँ। वो कहेंगे कि देखो फ्री विल व्यक्ति के लिए नहीं है, फ्री विल हो सकती है लेकिन वो व्यक्ति के लिए नहीं है।
व्यक्ति नहीं होता है तो फ्री विल होती है। ऐसा भी सुना है मैंने भी। हाँ, ऐसा सुन सकते हो। और मन जैसी कोई घटना नहीं होती है, और व्यक्ति मन से जब रहित होता है तभी वो वास्तविक रूप में होता है। सुनने में लगेगी बड़ी कमाल की बात कहती, जब आई नहीं होगा, जब ईगो नहीं होगा तब एक्चुअल में तुम होगे। जब ईगो होगा तो तुम नहीं होगे। क्लियर स्पिरिचुअल साइड से देखेंगे तो बातें बिल्कुल बेसलेस हो जाती हैं, क्योंकि हम ईगो हैं, हम आई हैं, हम बिल्कुल पर्सनलाइज्ड फिनोमेना हैं। हमारी सारी एक्टिविटी ईगो बेस्ड है, पर्सनल फिनोमेना बेस्ड है। ये सब बातें डीपर साइड की हैं। फ्री विल जो है ये ईगो के लिए ही है, फ्री विल टोटलिटी के लिए नहीं है। मतलब जैसे आप कहते हैं पर्सनलाइजेशन जो होता है, तो उस समय टोटल फ्री विल है। जब हम अपने इम्पर्सनल नेचर में होते हैं तब वो इल्यूजन हो जाता है। हाँ, इम्पर्सनल नेचर में एग्जैक्टली, बिल्कुल राइटली पुट, कि इम्पर्सनल नेचर में फ्री विल इल्यूजन है, लेकिन पर्सनल नेचर में फ्री विल रियलिटी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। और हम जिए, कोई आर्डिनरी पर्सन जिए, एक बुद्ध हो, सब ईगो फॉर्मेशन में ही तो जिएंगे, क्योंकि सब चुनाव करेंगे, खाएंगे पिएंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। अब यहाँ तुम हवा में तो नहीं पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं तुम बोलोगे, हम इधर उधर दीवारें देखेंगे, पता नहीं किससे पूछा, क्योंकि मैं तो हूं नहीं, मैं हूं नहीं तो मैं तो घोस्ट हो गया। आध्यात्मिक बातें ऐसे ही चलती कि मैं तो हूं ही नहीं, तो कहाँ क्या हो, नहीं हो, पूरी तरह हो। ये जो व्यवहारिक यथार्थ है इसको देखना है। जब हम पर्सनल नेचर में हैं देयर इज टोटल फ्री विल, हम इम्पर्सनल नेचर में हैं देयर इज नो फ्री विल। टोटलिटी की कोई फ्री विल नहीं, टोटलिटी में चलती है। अब जैसे उसको कॉस्मॉस में जाने दें, ऑर्गेनिक यूनिटी में आ जाए, अपनी बॉडी की यूनिटी में आ जाए। हमेशा मैं कहता रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े सिद्धांत, गहरी बातें, गहरी ज्ञान को समझना है तो शरीर को समझो। शरीर में एक एक सेल इंडिविजुअली अपना काम कर रही है परफेक्टली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हर सेल दूसरी सेल पे डिपेंडेंट है। हर आर्गन इंडिपेंडेंट ढंग से अपना अपना काम कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि दिल थक गया था और किडनी से कहा कि आज तुम पंप कर दो, या किडनी ने लीवर से कहा कि अब तुम थोड़ा फिल्ट्रेशन कर दो। लीवर अपना एग्जैक्टली काम कर रहा है जो सो करना, हार्ट अपना कर रहा है, किडनी अपना कर, और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं सब अपना अपना सेपरेट वर्क कर रहे हैं पर्सनल नेचर में। और इम्पर्सनल नेचर में सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं, सब टोटलिटी में फंक्शन कर रहे हैं, उनकी कोई इंडिविजुअल सत्ता नहीं है। अब हम जब चिकित्सा में जाएंगे तो इसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या बनती? अभी फ्री विल और डिटर्मिनिज्म में उनकी व्यवहारिक सत्य को देखें। उसकी व्यवहारिक सत्य को हम अप्लाई करने लगे हैं, लेकिन लोग अभी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। चिकित्सा जगत में हमने इसको ऐसे देखा स्पेशलाइजेशन के तौर से, तब स्पेशलिस्ट आए। बहुत पहले जाइए तो एज अ होल चिकित्सा होती थी पूरे शरीर की। किसी कोई बीमारी है तो पुराने वैद्य लोग कोई अलग अलग चिकित्सा तो नहीं करते थे, उनका तो मोटा ही था, वात पित्त कफ और ये नाड़ी और ये सब देख लिया पूरा, उसका ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, ऐसा इलाज है, कर दिया उसका पूरा इलाज। लेकिन अब हम आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और बोन स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, जितने भी स्पेशलाइजेशन है सब बन गए। अब तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए तो दूसरे वाले जो स्पेशलाइजेशन है वो उसकी बात ही नहीं कर पाएगा, उसको ज्ञान भी नहीं है। इतना स्पेशलाइजेशन हो गया है कि उसको ज्ञान भी नहीं है दूसरी फील्ड का। ये क्या हुआ? ये पर्सनलाइजेशन हुआ। पर्सनलाइजेशन ने समस्या का समाधान और निकट किया, समस्या को समाधान की तरफ, व्यवहारिक समस्या का समाधान और निकट कर दिया। इम्पर्सनली आप सबको जब जोड़ के देख लेंगे तब इम्पर्सनलाइजेशन हुआ, तो वहां पर एज ए होल आ गई चीज। लेकिन जब इम्पर्सनल में जाएंगे तो इम्पर्सनल एक टोटल पॉसिबिलिटी की तरह होता है, उससे व्यवहारिकता एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, वो निकालनी पड़ती है, वो उसमें समाई हुई है। लेकिन जीने के लिए पर्सनलाइजेशन को लाना पड़ेगा। इसीलिए कभी किसी बुद्ध को अगर देखें तो हैरानी ये होगी
कि बुद्ध का नेचर कई बार इतना पर्सनलाइज्ड दिखेगा और इतना स्पेसिफिक, इतना स्पेशलाइज्ड दिखेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। वो कहेंगे बातें तो इम्पर्सनल की करते हैं और हर चीज़ में इतने पर्सनल हैं, इतने स्पेसिफिक हैं, बोलने का तरीका स्पेसिफिक है, शब्दों का चुनाव स्पेसिफिक है, उनके अपने शर्तें हैं, उनके अपने चुनाव हैं, सब स्पेसिफिक दिखाई देगा। दूसरे के दर्शन फिलॉसफी को अलग तरह से देखेंगे, अपनी चीज़ को अलग तरह से रखेंगे। बुद्ध के समय देखो, 8 समकक्ष बुद्ध उसी बिहार के छोटे से जगह पर थे, लेकिन सब अपने अपने दर्शन को लेकर चल रहे थे। महावीर अपने दर्शन को प्रतिपादित कर रहे थे, बुद्ध अपने दर्शन को प्रतिपादित कर रहे थे, और यहाँ तक इस एक्सटेंट तक भी बातें चली जाती थी जब उनको ये भी कहना पड़ जाता था कि वो गलत है, यही सही है। उसकी बात नहीं, वो गलत यूं नहीं कह रहे कि गलत उनको कहना है, लेकिन स्पेशलाइजेशन में वो यही कहते हैं हम तो इसी की बात करें, हम तुम इसी को सुनो। तो एक बुद्ध भी तभी यूजफुल है जब वो बहुत स्पेसिफिक और पर्सनलाइज्ड हो जाए। वो इम्पर्सनल हो जाएगा, कोई बात ही नहीं रहेगी, कोई बात ही नहीं बोल पाएगा। ये भी सही, हाँ सही होगा, ये हाँ ये भी सही होगा, ये भी सही। तो फिर वो तो थाली का लोटा हो जाएगा, लौटा लौटा ना लौटा। लेकिन बुद्ध तो बिल्कुल स्पेसिफिक है, ये है ऐसा, ये है ऐसा, पर्सनलाइजेशन। लेकिन डीप डाउन वो जानता है कि सब जुड़ा हुआ है, सब इम्पर्सनल नेचर में है, कोई फ्री विल नहीं। क्या बात है। अभी जैसे आपने जितनी क्लैरिटी से समझाया है, मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था, तो वो इतना कंफ्यूज कर देते थे। जैसे अभी आपने बताया कि फ्री विल वही होती है, जो हम हैं वही फ्री विल है। अब समझ में आ रहा है कि एक पर्सनल और इम्पर्सनल नेचर का जो खेल है, यही खेल है। लेकिन आपसे अक्सर एक चीज और सुनने को मिलती है, कॉस्मिक विल, और आप फ्री विल की भी बात करते हैं। ये दोनों में क्या डिफरेंस वही है? चीज, इम्पर्सनल विल और जो हो गई वो कॉस्मिक विल हो गई। पर्सनल विल हो ही गई, जिसको फ्री विल कह रहे हैं हम। कॉस्मिक विल में हमने वही कहा कि ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक की जर्नी मान लो करनी। हम खड़े हैं इस समय सी या डी पॉइंट पर, बहुत व्यापक तस्वीर देखो। तो कॉस्मिक विल में क्या हो गया कि वो ए पॉइंट्स की फिक्र भी कर रहा है, बी की भी कर रहा है, सी की भी, डी की और जेड तक की फिक्र कर रहा है। तो कॉस्मिक विल में इतनी सारी चीजें आ गई, लेकिन ये सब हमारे इंडिविजुअली तो संभाले नहीं जाएंगी। इंडिविजुअल हमारे फंक्शनिंग के लिए एक अलग पर्सनल फ्री विल आएगी, जो इस डी या ई के लिए ही एप्लीकेबल होगी। तो ये हमारी इंडिविजुअल फ्री विल हो गई। कॉस्मिक विल के अंदर सारी इंडिविजुअल फ्री विल चल रही हैं। सिंपल, इतना सिंपल है जैसे शरीर में सारी जो फंक्शनिंग लाइफ की है, उसके बीच में एक सेल अपना काम कर रही है। तो शरीर के तरफ से देखें, कॉस्मिक विल क्या हो गई, पूरे शरीर के स्वास्थ्य और शरीर की वेलबींग। फ्री विल क्या हो गई, ये एक सेल जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, अपनी फंक्शनिंग कर रही है, वो उसकी अपनी फ्री विल हो गई। लेकिन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों उसी से चल रही है। और जो एक सेल की फ्री विल है वो कॉस्मिक विल से तो डिसाइड हो ही रही है। अल्टीमेट तो कॉस्मिक विल ही है। शरीर अभी जिस अवस्था में जाएगा, हमारी कोशिकाओं को अपना कार्य व्यवहार बदलना पड़ेगा, उस तरह से उनको बदल के काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें कोई चिंता की बात नहीं। हमको फोकस व्यवहारिकता से ही करना है, जो हम कर रहे हैं उसको पूरी इंटेंसिटी से करें, जो कर सकते हैं पूरे अपने शिद्दत से, पूरे उत्साह से करें। और ये अंदर अंदर जानते रहें कि भाई ये एक बृहत्तर का हिस्सा है, लेकिन हमारे सामने एज ए प्रैक्टिकल यूटिलिटी अभी यही आया है। इसी को आप शायद कहते होंगे कि रहस्य में जीना, इसी को। बिल्कुल, ये रहस्य में जीना तो हो ही गया। अगर शरीर की बात देख लो और पूरे जगत की बात देख लो, तो ये रहस्य में जीना तो हो गया। इन दोनों को एक साथ जो जानता रहता है उसको कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल खुश है दोनों को एक साथ जानना। लेकिन इंसान को जो चुनने की प्रोग्रामिंग दी गई है, वो बड़ा एक ही चीज चुन लेने के पीछे पड़ जाता है, दोनों को नहीं देख पाता है। इनलाइटनमेंट जिसको मैं कहता हूँ, इनलाइटनमेंट को इसीलिए बहुत सिंपल भी कहता हूँ, वो इस पूरी टोटल पिक्चर को देख लेना है।
टोटल पिक्चर को देख लिया, इनलाइटनमेंट हो गया। हमने ये भी बात जानी, वो भी बात जानी, अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कहीं पर। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। जीने में भी मजा आएगी फिर। जीने में भी मजा आएगा, रोल पूरा करने में मजा आएगा। आध्यात्मिक लोग जब ऐसे ही सोच लेते हैं ना कि चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, लेकिन रहते नहीं उसी विधि से। राम उनको रामू बनाएगा तो उनको रामू नहीं बनना है, फिर उनको कुछ और बनना है। लेकिन मजबूरी में फिर वो बैठ के मंजीरा लेके गाने लगते हैं, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि। ये वही लोग गाते हैं हमेशा जो मजबूरी में पड़े हैं, और जैसे ही मौका मिलता है वो राम को भी अपनी विधि से रखने की कोशिश करते हैं। राम को अपनी विधि से मंदिर बनाएंगे, अपनी विधि से उनको कपड़े पहनाएंगे, अपनी विधि से उनको सजाएंगे। तो ये केवल एक कंसोलेशन है और स्पिरिचुअल डायलेमा है, जब उसको लगता है कि हम बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअल में वो नहीं समझ रहा है और ऐसा भगवान करा रहे हैं। आम भारतीय धार्मिक व्यक्ति तो यही समझता है, वो कॉस्मिक विल की बात कर रहा है, इसे भगवान करा रहे हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि अभी उसी प्रोग्राम में एक पर्सनल जो नेचर है उसमें सारी फ्री विल हमको दे दी गई अपना करने के लिए। करिए अपना जो कुछ कर सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद भी जब एंड में आप लौट कर देखेंगे तो दिखेगा हम तो कॉस्मिक विल का ही हिस्सा थे। ट्रिगर तो वहीं से पॉइंट हुआ था। आज की बातचीत ने ना श्री काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट को गिरा दिया है। फ्री विल, एक्चुअल रियलिटी, जिस पे हम रिलेटिव बातचीत कर रहे थे, रियलिटी को भी समझ में आया, फ्री विल समझ में आ गया, नियतिवाद जो है उस पर बातचीत हम लोग की। मतलब इन तीनों पिक्चर को आज ऐसा लग रहा है एक कंक्लूजन में समझ में आ गया है, सभी को समझना चाहिए। देखिए, अनंत श्री का जीवन ही दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस है। अगर उनके जीवन को गौर से देखोगे तो दिखेगा ये कॉस्मिक विल से ही सब कुछ चल रहा है, कोई इंडिविजुअल विल नहीं चल रही। लेकिन जब उनके इंडिविजुअल कार्य व्यापार को देखोगे तो सब स्पेसिफिक, क्रिस्टल क्लियर सब चीज दिखाई देगी, टू द पॉइंट चलता, टू द पॉइंट। कोई गड्ढमड नहीं दिखेगा, कोई लपझप नहीं दिखेगा, बिल्कुल सब स्ट्रेट क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोनों का फाइन बैलेंस है। तो प्रारंभ से ही इस बॉडी माइंड में मैंने दोनों चीजों को एक साथ जिया है, कॉस्मिक अनफोल्डमेंट और इंडिविजुअल अनफोल्डमेंट, इम्पर्सनल अनफोल्डमेंट और इंडिविजुअल पर्सनल अनफोल्डमेंट। दोनों में कोई टकराव ही नहीं है। वो अपना काम कर रहा है और उसी के भीतर उस प्रोग्राम में हम अपना काम कर रहे हैं। अभी जैसे अनंत श्री आपने इतने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया हम लोग को, और हम लोग समझ भी रहे हैं, तो क्या ये जो हमारा समझना है ये भी हमारी फ्री विल पे ही डिपेंड करेगी या कॉस्मिक विल है ये? अगेन यहाँ पर हमको दोनों चीजों को समानांतर रखना पड़ेगा। जब समझने के लिए तैयारी हुई, समझने की कोशिश करी, तो ये कॉस्मिक विल का हिस्सा बना। उस कॉस्मिक विल के जो बहुत सारे इनपुट्स थे, उन्होंने इस शरीर मन को यहाँ तक पहुँचाया कि जब वो सुनने के लिए तैयार हुआ। लेकिन अब उसके ऊपर जो पर्सनल फ्री विल आएगी, पर्सनल फ्री विल में उसके पास पूरा दायरा खुला हुआ होगा कि इस बात को वो कैसे रिसीव करे, करे ना करे, उसे कैसे क्षमता इसको सक्रिय करेगी, ये सब आएगा। फिर जब वो समझेगा तो उसकी जेनेटिक कंडीशनिंग, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग, उसकी अप टू डेट कंडीशनिंग, ये सब तय करेंगे कि वो कितना समझेगा, कितना नहीं समझेगा। तो एक्चुअली समझ फाइनल रूप में जब घटेगी तो वो उसके फ्री विल के दायरे में नहीं होगी कि वो यही समझना चाहता था। लेकिन वो जब समझने का प्रयास कर रहा है तो वो फ्री विल के दायरे में होगा। वो बैठ के सुनेगा, बैठ के समझने की कोशिश करेगा, तो यहाँ तक उसको फ्री विल दिखाई देगी। लेकिन वो एज सच समझ में आएगी कैसे, ये उसके फ्री विल के दायरे में नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे उसकी पूरी अप टू डेट कंडीशनिंग और टोटल कंडीशनिंग काम कर रही होगी। उस टोटल कंडीशनिंग से निकलेगा क्या? समझ किसी के लिए अचानक इन्हीं बातों की बहुत गहरी हो जाएगी, और किसी के लिए बहुत मेहनत करने के बाद उतनी गहरी नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने मुझे सुना, नॉर्मल सुना उसने केवल,
ना उसने उस पर नोट्स बनाए, ना चिंतन मनन किया, और बड़े इत्मीनान से, बड़े प्रेम से, धैर्य से सुना, सो गया। अगले दिन सुबह उठा, उसको लगा वाह, सारी बात क्लियर है, मैं तो समझ में आ गई बात। दूसरा व्यक्ति जिसने सुना, फिर उसने बैठ के घंटे भर उस पे मंथन किया, चिंतन मनन किया, उसने डायरी में नोट्स भी लिख लिए, और जब सुबह उठा तो देखा सब गड्ड-मड्ड हो गया, सब थोड़ा फॉगी हो गया। अब इन दोनों व्यक्तियों की जो इंटरनल, टोटल और अप टू डेट कंडीशनिंग थी, उसके अंतर के कारण ये दोनों घटनाएँ हुई। आप अक्सर दो अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे कहा जा सकता है क्या कि जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ तक हमारी टोटल जो फ्री विल है वो वर्क करती है, लेकिन टोटल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो कॉस्मिक विल का हिस्सा होता है। एग्जैक्टली। देखो, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर हम जो फ्री विल की प्रोग्रामिंग है उसका पूरा उपयोग करेंगे, लेकिन बहुत डीपर चले जाएंगे तो वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हमारी उस टोटल का ही हिस्सा बनेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो स्पेस नेचर ने हमको दिया है, आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, चीज़ों को समझने के लिए अपना वक्त निकाल सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तक प्रयास सारे जो हैं फ्री विल के वो लगेंगे, लेकिन टोटल अंडरस्टैंडिंग जब मैं कहता हूँ बात पूरी तरह से समझ में आ ही गई, उसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पूरी तरह से समझ में आने के लिए कॉस्मिक विल का ही काम होगा, तो वहाँ पर ये संतुलन आएगा। इसी तरह से जैसे साधना और साधना की सिद्धि, साधना ये है कि आप वक्त निकालते हैं, 1 घंटे, आधा घंटा ध्यान में बैठते हैं, कुछ मनन करते हैं, मौन में जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पर्सनलाइज्ड फ्री विल का हिस्सा। आप चाहें तो निकालें, चाहें तो ना निकालें टाइम, चाहें तो बैठें, चाहें तो ना बैठें। लेकिन जब सिद्धि घटेगी, यानी कि साधना परिपक्व होगी, फलीभूत होगी, वो उस कॉस्मिक विल का हिस्सा होगा। जब टोटलिटी में उसको समेट लिया जाएगा व्यक्ति को, तो ये 2 दायरे हमेशा साथ में चल रहे हैं, मतलब दोनों पैरेलल ही चल रहे दोनों हैं। समानांतर चल जैसे रहे हैं। कई अनंत पद के मित्र जब आपके पास पहुंच जाते हैं तो वो बता नहीं पाते हैं कि हम कैसे अनंत श्री के पास पहुंचे। हाँ, बस वहीं पर देखो, उनको ये नहीं पता है कि ट्रिगर पॉइंट क्या था जब हम पहुंचे। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो उस समय उनके पास पूरी फ्री विल है कि मेरे पास बैठकर वो मोबाइल देखेंगे, मेरे पास बैठकर वो मुझे सुनेंगे, मेरे पास बैठकर गपशप करेंगे, मेरे पास बैठकर वो क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल फ्री विल उनके पास है। ऐसा नहीं कि नहीं है, टोटल फ्री विल है उनके पास। लेकिन ये फ्री विल भी उनकी जो टोटल मिली है वो अनेक-अनेक कंडीशनिंग पर निर्भर है। जो ये मोबाइल और सोशल मीडिया का हैबिचुअल हो गया है, उससे वो छुड़ाए नहीं छूटेगा, वो एडिक्टेड हो गया है, वो करेगा। कोई व्यक्ति भयभीत था, कंडीशनिंग थी, तो वो लोगों से सोशलाइज़ेशन करने लगेगा, मिलने लगेगा। कोई व्यक्ति संतुष्ट था, ठीक था और उसके अंदर एक ठहराव था, वो आएगा, समय का सदुपयोग करेगा, तो उस ज़ोन में पूरी टोटल फ्री विल उसके पास है। ट्रिगर पॉइंट पर कोई उसकी फ्री विल नहीं थी, यहाँ आया, आने में भी देखिए फ्री विल क्या है, आने का निर्णय तो लिया उसने, निर्णय लेकर वो आया, पहुँचा। ट्रिगर पे नहीं उसकी कोई ज़ोर था, ट्रिगर हुआ कि मिलने की आकांक्षा पैदा होती, इसको तो कैसे वो कर सकता था। लेकिन आने में तो है, बुकिंग करोगे, मेहनत करोगे, पैकिंग करोगे, आओगे। कितने लोग हैं देखो मेरे पास आना चाहते हैं और कहते हैं आप बुलाएँगे तब आएँगे। वो वही वाला फ़ॉर्मूला चलता है ना, माता ने बुलाया है। माता कब किसको मैसेज भेजती हैं बुलाने के लिए, या पिताजी भेजते हैं मैसेज, हम ही प्रयास करके जाते हैं। तो वो सब टोटल फ्री विल के दायरे में है कि आप जाओ, मर्ज़ी हो ना जाओ। जाकर क्या करोगे, वो एक अलग कंडीशनिंग पर डिपेंड करेगा, वो भी फ्री विल के दायरे में होगा। एंड रिजल्ट क्या आएगा, वो कॉस्मिक विल पर होगा, टोटल पर होगा, वो एंड रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। मतलब अगर एक रस्सी लें हम, तो ट्रिगर पॉइंट और एंड पॉइंट ये कॉस्मिक विल का हिस्सा हो गया, और बीच में पैरेलली दोनों चल रहे हैं। बिल्कुल, पैरेलली दोनों चल रहे हैं। अब जैसे इसके ऊपर एक फिलोसोफर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कैसे इसको हम समझें फ्री विल को। जैसे हमारी रस्सी की जो बात करी उसी पे याद आ गया मुझको। रस्सी का एक सिरा ऐसे पकड़े तो एक सिरा ये जन्म है और एक सिरा मृत्यु है।
तो एक सिरा छोड़ा क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं था। हम हम्म। कहाँ पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, हमारे हाथ में नहीं था। मृत्यु का सिरा छोड़ा, हमारे हाथ में नहीं था। कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, हमें तो नहीं पता था। तो पूरी रस्सी ही गिर गई, हाँ। पूरा प्रोसेस ही गिर गया। तो बीच का ट्रैक कहाँ गया? लेकिन मेरा कहना है जब दोनों सिरे हाथ में थे, तो इस रस्सी को कैसे देखोगे, कैसे फील करोगे, ये बहुत सारे फ्री विल के दायरे में होंगे। इनको ज़्यादा टाइट करोगे, कस के पकड़ोगे, इस पे परफ्यूम डाल दोगे, क्या बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो रस्सी के साथ प्ले। वो टोटल फ्री विल और पर्सनल फ्री विल के खेल के दायरे होंगे। लेकिन जब एक सिरा गिरा, दूसरा गिरा, तो सब गिर गया। तो अल्टीमेटली कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अल्टीमेटली सब कॉस्मिक विल है, अल्टीमेटली। लेकिन जब सिरा हाथ में है, जन्म हो गया है, मृत्यु का भी सिरा छूटा नहीं है, तो रस्सी भी हाथ में है। तो इस रस्सी का डेकोरेशन, इस रस्सी का जो फंक्शन है, वो सब अभी हम जैसा चाहें वैसा कर सकते क्या बात। हैं। एक आखिरी क्वेश्चन आनंद श्री, अब तो काफी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। जो एनलाइटनमेंट होता है, बुद्धत्व होता है, वो कॉस्मिक विल का परिणाम है या जो साधना होती है, जो दोनों पैरेलल चलते हैं, फ्री विल। फ्री विल, किसका परिणाम है वो? देखिए, साधना की प्रेरणा कॉस्मिक विल का परिणाम है। साधना में व्यक्ति क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसकी फ्री विल का परिणाम है। बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट, टोटल इल्यूमिनेशन, टोटल अंडरस्टैंडिंग, ये अगेन फिर कॉस्मिक विल का परिणाम है। इसमें कोई फ्री विल नहीं है। संक्षेप में इसको ऐसे ही अंत करते हैं तो समझो, बुद्ध की यात्रा से देखो। बुद्ध घर से बाहर निकले जब सिद्धार्थ के रूप में थे, तो जो जो उन्होंने सड़क पर देखा वो उनके नियंत्रण में नहीं था। बाहरी परिस्थिति उनके नियंत्रण में नहीं थी, क्या दिख जाएगा। और उस देखने के बाद जो उनके अंदर उठा, वो भी उनके नियंत्रण में नहीं था। प्रश्न उठ गए, बहुतों के नहीं उठते। ये दोनों बातें कॉस्मिक विल के हिस्से में चली गई। लेकिन जब घर आए, उन्होंने उस पर चिंतन मनन किया, उन्होंने कहा कि हम खोजेंगे, जानेंगे, वो टोटल फ्री विल के दायरे में आ गया कि वो पर्सनलाइज्ड हो गई चीज़ें। अब वो सिद्धार्थ एक पर्सनल मशीन की तरह काम करने लगा। तो वो अब ढूंढने निकले, इस गुरु के पास गए, उस गुरु के पास गए, ये साधना करी, वो साधना करी। अभी वो टोटल फ्री विल के दायरे में, क्योंकि कर रहे हैं जो बताया जा रहा है, सब ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं, टोटल फ्री विल के दायरे में सब कर लिया। फिर जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं और उनको लगता है कि सब कर लिया, जो कर सकते थे, अब कुछ किया नहीं जा सकता, तो वहां पर उन्होंने टोटल फ्री विल की फ्यूटिलिटी रियलाइज करी। और जैसे उन्होंने फ्यूटिलिटी रियलाइज करी, उसकी व्यर्थता, अगेन जो कॉस्मिक विल थी, उसने अपना कमांड दिया और वो इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट घट गया। तो बीच का सारा दायरा उनके इंडिविजुअल का था, पर्सनल फ्री विल का था, और शुरुआत का और आखिर का टोटलिटी का हिस्सा था। तो बुद्धत्व तो हमेशा इम्पर्सनल होता है। बुद्धत्व कभी भी पर्सनल नहीं होता कि कोई सोचे कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये डालेंगे तो इसका ये रिटर्न आ जाएगा। वो टोटलिटी का, समग्रता का, कॉस्मिक विल का हिस्सा है। एक छोटा सा प्रश्न और है, आनंद श्री की जो देशना है, वो कॉस्मिक विल का हिस्सा है या उनके टोटल फ्री विल का हिस्सा है? अनंत श्री का होना ही टोटलिटी का हिस्सा है, समग्रता का परिणाम है। लेकिन जब वो कहीं किसी से जब बात कर रहे हैं, तो वो समानांतर दोनों का हिस्सा है। वो टोटलिटी भी उस समय शामिल है और इंडिविजुअल भी उस समय शामिल है। तो यहाँ पर वो फ्री विल भी है कि हम ये करें, हम वो करें, हम ये ना करें। अभी दिखाई यही देता है। मैं वही कह रहा हूँ, जरा सा शिफ्ट कर जाएंगे टोटलिटी में तो वो टोटल हो जाएगा। अनंत श्री आश्रम नहीं बनाएंगे, अनंत श्री ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये तो उनके अपने निर्णय है ना। लेकिन ये निर्णय भी तो किसी कॉस्मिक विल पर ही बेस्ड है, क्योंकि वो कॉस्मिक विल ही वैसा डिजाइन कर रही है। और आज जो वो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल स्पेसिफिक चॉइस से ही बोल रहे हैं, लेकिन बोलना घट रहा है, ये एक अलग बात है। और वो आज के मनुष्य के लिए बोल रहे हैं और आने वाले मनुष्य के लिए भी बोल रहे हैं, तो फिर अगेन कॉस्मिक विल का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों समानांतर चल रहे हैं, टोटल की विल और पर्सन की विल
दोनों समानांतर चल रहे हैं। मेरे केस में मैं देखता हूँ दोनों गड्ड-मड्ड हो गए हैं। दोनों इतने घुल-मिल गए हैं कि अचानक जैसे आदमी जागता है, उसको पता चलता है कि मैं हूँ, तो मुझे वही लगता है कि जब मैं फंक्शन करने लगता हूँ, तो कभी-कभी वो एक फ्लैश की तरह आता है कि वो पर्सनल पर्सन है और विल है। लेकिन ज़्यादातर मौकों पे वो शिफ्ट हो जाता है, मुझे पता नहीं रहता है कि पर्सन है, पर्सनल है या उसकी कोई पर्सनल विल भी है। वो टोटलिटी की तरह ही फंक्शन चल रहा होता है। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी में मैंने वॉच किया है। मैंने देखिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा तो पर्सनल हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों समानांतर हैं। वो मैंने वाला फ्रेम वॉच करने वाला और जो टोटलिटी से घट रहा है वो वाला। तो दोनों समानांतर हैं। इम्पर्सनल और टोटल मेजॉरिटी में ज़्यादा है। 80-20 का रेशियो मान लो, जो सबसे पॉपुलर रेशियो है कि 80% टोटलिटी फंक्शन कर रही है, 20% इंडिविजुअल फंक्शन कर रहा है। प्रणाम अनंत। सभी अनंत पद के मित्रों का बहुत बहुत आभार। आज हमने अनंत श्री के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और जो सबसे उलझाने वाला विषय था फ्री विल, उस पर बातचीत की है। और अनंत श्री ने जो गहरी स्पष्टता दी है हमें, उससे हम रियलिटी के जो डीपेस्ट लेयर है उसको स्पर्श जरूर कर सकेंगे। और भी जो आप विषय चाहते हैं जिस पे हम अनंत श्री से बातचीत करें, कमेंट बॉक्स में बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा उलझा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।